नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसबीटेट नवंबर 2026 के लिए जीके का पार्ट 6 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 6 का जो पहला क्वेश्चन है कि संसद का निचला सदन कौन सा है। तो अगर बात करें संसद के निचले सदन की, तो संसद का जो निचला सदन है वो आपका लोकसभा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, संसद का जो निचला सदन है वो लोकसभा है। ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन ये पूछा गया है। साथियों, संसद का जो निचला सदन है वो लोकसभा है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो संसद जो है इसके दो सदन है। एक ऊपरी सदन है, ऊपरी सदन इसका राज्यसभा है, और आपका निचला जो सदन है इसका लोअर जो हाउस है वो आपका क्या है, आपका लोकसभा है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो संसद है उसकी बात किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं संसद की। तो संसद की बात आर्टिकल नंबर 79 अनुच्छेद नंबर 79 में यहाँ पे इसकी बात की जाती है। साथियों, क्वेश्चन पूछता है कि संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। अब टेट परीक्षाओं में ही सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा संसद का ऐसा कौन सा सदन है जो कि अस्थायी सदन है, जिसको भंग किया जा सकता है, नॉन परमानेंट हाउस है। तो संसद का ऐसा सदन जिसे भंग किया जा सकता है, जो अस्थायी सदन है, वो आपका लोकसभा है। साथियों, अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के बारे में जो बात की जाती है, तो अनुच्छेद नंबर 81 जो है वो संसद के बारे में बात करता है। ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया है, और कई दफ़ा ये भी पूछा गया है कि आर्टिकल नंबर 80 किसके बारे में, तो ये राज्यसभा के बारे में बात करता है, और संसद के बारे में आर्टिकल 79 बात करता है। कितना आसान है। 79 आपका आपका जो है वो अनुच्छेद नंबर 79 संसद, अनुच्छेद नंबर 80 राज्यसभा, और अनुच्छेद नंबर 81 लोकसभा। साथियों, जो आपकी संसद होती है, संसद का जो सदन है लोकसभा, अच्छा, इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है। लेकिन इसके कार्यकाल को पढ़ने से पहले अगर आप भी एचपी टेट के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं एचपी टेट मेडिकल की, एचपी टेट आर्ट्स की, एचपी टेट जीबीटी टेट की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं एचपी एलटी टेट या टीजीटी हिंदी की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 7876145409। आप इस नंबर पे जुड़कर हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, हमारा बैच आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से रहने वाला है। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो इसी बार अपने एसपी टेट परीक्षा को क्वालिफाई कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो 7876145409 रुपीज़ में जुड़कर हमारे साथ जो है वो 499 रुपीज़, तो 7876145409 आप नंबर एक बार ज़रूर इसको डायल कर लीजिएगा, और हमारे बैच का जो हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि अब हमारी जो क्लासेज है, और हमारी क्लासेज लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड मतलब आप किसी भी और कभी भी हमारी क्लासेस को कभी भी बाद में देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उसी प्रकार जो राज्यसभा होती है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का आपका 6 वर्ष। देखो, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा सदन जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, तो वो है राज्यसभा। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन आपका राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अच्छा, अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, और अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोनों ही क्वेश्चन पे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, संसद के सदन 2 है, हाउस 2 है, लेकिन भाग कितने हैं। तो संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा भाग होता है आपका राष्ट्रपति। तो 3 भाग होते हैं भाई आपके। आपको बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल से याद रखना है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 भाग होते हैं संसद के। ये बात कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एचपी टेट परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है। अच्छा, रिपीट कैसे होता है। तो क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था। तो अगर बात करें भारत के प्रथम वॉइसरॉय की, तो भारत का जो पहला वॉइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग साहब। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब भारत में 1857 की क्रांति होती है तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। बाद में 1858 में ये क्या बनते हैं, भारत के प्रथम वॉइसरॉय बनते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है मेरे भाई।
कई दफ़ा एक क्वेश्चन परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि जो आपका जो 1861 में जो आपका इंडियन हाई कोर्ट एक्ट है, जिसके तहत कलकत्ता, मद्रास और बम्बई जो उच्च न्यायालय है उनकी स्थापना की गई थी, ये कब बना था? तो ये बने थे आपके 1861 में। ये बात भी आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। साथियों, इनके द्वारा ही यहाँ पे विभागीय प्रणाली होता है पोर्टफोलियो, कि आपके विभाग बनेंगे। क्या बनाया भाई इन्होंने? आपका विभाग बनाया, आपकी विभागीय प्रणाली। तो भारत में जो आपकी विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत करी थी वो किसने करी थी? तो विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत करी थी तो वो करी थी आपके किसने? वो भी आपके लॉर्ड कैनिंग साहब ने ही करे थे। अच्छा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात करता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय वो व्यक्ति है जिनके समय यहाँ पर जो क्या हुआ था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1905 के बाद। लॉर्ड कर्जन के बाद 1910 तक आपके लॉर्ड मिंटो ही रहते हैं, लॉर्ड मिंटो द्वितीय ही रहते हैं। इनके समय ही 1907 में आपका जो सूरत अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की जो बात कही थी वो लॉर्ड मिंटो ने कहा था। और इन्हीं के समय जो है मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया? तो मार्ले मिंटो अधिनियम जब आया तो भारत के वायसरॉय कौन थे? तो मार्ले मिंटो अधिनियम आता है 1909 में, और उस समय भारत के वायसरॉय जो है वो लॉर्ड मिंटो साहब थे। उसी प्रकार आपका लॉर्ड एल्गिन कौन थे? तो लॉर्ड एल्गिन दो थे, एक प्रथम था, एक द्वितीय था। प्रथम का जो कार्यकाल था 1862 से 63 था, और जो एल्गिन प्रथम था उनका जो आपकी जो समाधि है वो हमारे कहाँ पर है? धर्मशाला में उनकी मृत्यु होती है और वहीं उनको दफनाया गया। उसी प्रकार लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो थोड़े से फेमस है, और उनके जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना उनके समय हुई थी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय। तो ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद रखना है। अच्छा, इनके बारे में तो आप बहुत कुछ सुनते होंगे और टेट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय कृषि विभाग की स्थापना 1872 में हुई थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथियों, आपका जो भारत में जो आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार जनगणना की शुरुआत किसने करवाई? तो वो भी लॉर्ड मेयो ने ही 1871 के आसपास करवाई थी। 1872 के आसपास करवाई थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। लॉर्ड मेयो ने अपने ही नाम से एक मेयो कॉलेज बनवाया था, और भारत के ऐसे प्रथम वायसरॉय जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, तो वो भी कौन थे? आपके लॉर्ड मेयो साहब थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? देखिए, प्लासी का जो युद्ध है वो आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो प्लासी का युद्ध है वो किस नदी के किनारे और किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध है वो आपका भागीरथी नदी। कौन सी नदी बोले मेरे भाई? आपकी जो भागीरथी नदी है, इसी भागीरथी नदी के बीच आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का जो युद्ध है वो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के नवाब यहाँ पे सिराजुद्दौला थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। प्लासी का जो जब युद्ध हुआ था तो उस समय जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला है उनके सेनापति कौन थे? तो उनके जो सेनापति थे वो आपके मीर जाफर थे। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। उसी प्रकार आपका कई क्वेश्चन जो है और टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका वित्सता का युद्ध होता है। आपका कई दफ़ा वित्सता का युद्ध, या इसको बोलेंगे झेलम का युद्ध, या इसको कई बार कई किताबों में बोला गया है हाइडे स्पीच का युद्ध। मेरे भाई, ये सारे के सारे युद्ध बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सारे युद्ध जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइडेस्पीस का युद्ध, वित्सता का युद्ध, झेलम का युद्ध। तो हाइडेस्पीस का युद्ध, वित्सता का युद्ध या झेलम का युद्ध जो हुआ था वो 326 BC ईसा पूर्व में हुआ था। 326 ईसा पूर्व में जो ये युद्ध है वो झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो पंजाब के राजा जो पोरस है और आपके जो सिकंदर है, इन्हीं के बीच जो है ये युद्ध जो है वो लड़ा गया था। ये तमाम क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तमाम क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और है जो बार बार परीक्षाओं में बनता है, और वो क्वेश्चन कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा युद्ध जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है? तो वो है आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन लड़ रहा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हेक्टर मुनरो और
3 संयुक्त सेना इनके खिलाफ लड़ रही थी। आपका मुग़ल बादशाह आपका कौन था? तो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, आपका अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। तो मीर कासिम बंगाल के नवाब, शुजाउद्दौला बंगाल का नवाब, शुजाउद्दौला अवध का नवाब हुआ करता था और शाह आलम द्वितीय आपका कहाँ का नवाब था? एक मुग़ल बादशाह था। तो ये तमाम चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो इन तीनों ही संयुक्त सेना को हरा दिया था हेक्टर मुनरो ने। तो ये बड़ी बात थी। जो ये बक्सर का युद्ध है 1764 का युद्ध था। उसी प्रकार आपका कई दफ़ा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था 1526 में, पानीपत का द्वितीय 1556 में और तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए। एक बार दोबारा सुन लीजिए। पहला युद्ध 1526 में, पहले युद्ध में जीत होती है बाबर की और हार होती है इब्राहिम लोदी की। और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, जिस युद्ध में अकबर जीता। दूसरे युद्ध में हारा हेमू विक्रमादित्य और तीसरा युद्ध 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मंडी का जो प्रसिद्ध पंचवक्त्र मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए, मंडी का जो प्रसिद्ध पंचवक्त्र मंदिर है वो बनाया था मंडी के राजा सिद्धसेन के द्वारा। सिद्धसेन की बात करें तो ये 1684 से लेकर 1727 के बीच में मंडी के राजा रहते हैं। ये बात कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। ये मंडी के ऐसे राजा है जिन्होंने जो है वो बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की हत्या दमदमा महल के भीतर ही करवा दी थी। अगर मैं बात करूँ इनकी, तो सिद्धसेन ने जो है 1695 में जो है वो क्या किया था? तो इनके समय जो है वो क्या है आपको याद रखना है। तो ऐसे मंडी के राजा जिनके समय क्या हुआ था भाई, गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। तो सिखों के 10वें गुरु मंडी किसके समय आए थे? तो ये भी मंडी के राजा सिद्धसेन के समय ही आए थे। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि आपका सिद्धसेन ने जो है अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था? तो सिद्धसेन ने अपना सेनापति मियाँ बीरू सिंह को यहाँ पे अपना सेनापति नियुक्त किया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। सिद्धसेन के द्वारा ही सिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण करवाया गया, त्रिलोकनाथ मंदिर का निर्माण और सिद्ध जालप्पा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बात परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। अगर बात करें आपके यहाँ पे कुछ रियासतों की, जैसे कि आपका एक विजयसेन है। तो विजयसेन एक मंडी के राजा हुआ करते थे, बड़े चर्चित राजा थे। इनके द्वारा यहाँ पे 1877 में दिल्ली दरबार में भाग लिया गया था। तो मंडी के वो राजा जिन्होंने दिल्ली दरबार में भाग लिया, मुझे ये नाम दिखा तो मैंने इनके बारे में एक आध क्वेश्चन सोचा कि करवा लेता हूँ। और इनके द्वारा ही 1878 में विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण करवाया। तो विक्टोरिया पुल जो मंडी में, उसको 1878 में बनाया था किसने बनवाया था? आपका विजयसेन। और लॉर्ड एल्गिन जो द्वितीय है, उन्होंने मंडी की यात्रा किसके समय की? तो उन्होंने मंडी की यात्रा मंडी के राजा विजयसेन के समय की थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, ठीक है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया था, एक बार टेट में पूछा गया था कि क्या लाला लाजपत राय मंडी आए थे? डेफिनेटली आए थे, 1906 के आसपास आए थे। अच्छा, क्वेश्चन एक और बनता है कि जो आपका मियाँ जीपू का संबंध किस राजा के काल से है? तो मियाँ जीपू का जो संबंध है वो सिद्धसेन, जो मंडी के राजा सिद्धसेन हैं, उनके काल से है। ये बात आपको डिटेल से याद रखने हैं, क्योंकि जो सिद्धसेन ने जो अपना वजीर जो नियुक्त किया था वो मियाँ जीपू को किया था, मियाँ जीपू। अच्छा, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि मंडी जिले की जो सीमा है वो कितने जिलों के साथ लगती है? तो मंडी जिलों की सीमा हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के साथ टच होती है। अच्छा, क्वेश्चन टेट में ही पूछा गया था कि आपका थुनाग हो गया, आपका द्रंग हो गया, आपका गोपालपुर हो गया, आपका धर्मपुर हो गया, आपका चेल चौक हो गया। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, गोपालपुर, थुनाग, द्रंग, धर्मपुर, चेल चौक, ये कहाँ पर है? तो ये मंडी में है भाई। और कहाँ पर है? आधे लोगों को पता ही नहीं होता कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र कहाँ पर है, आपका थुनाग क्षेत्र कहाँ पड़ता है, आपका चेल चौक कहाँ पड़ता है, आपका गोपालपुर हिमाचल के किस जिले में, आपका बाली चौकी कहाँ पर है? तो बाली चौकी भी आपका मंडी में है। बाली चौकी है, बलद्वाड़ा है, जोगिंद्रनगर है, सुंदरनगर है, मंडी है, सरकाघाट है, चच्योट है। ये मंडी वालों को आसान लगेगा, बाली चौकी, बलद्वाड़ा, जोगिंद्रनगर, सुंदरनगर, मंडी, सरकाघाट, चच्योट। लेकिन हम लोगों को जो बाहरी लोग हैं आपके मंडी ज़िले से, उनको थोड़ा मुश्किल आती है कि हमको नहीं पता है ये कहाँ पर है। तो ये सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका
मंडी के ऐसे कौन से राजा थे जिनके द्वारा जो है वो दरबार हॉल बनाया गया? तो दरबार हॉल जो बनाया वो बनाया था भवानी सेन ने। तो दरबार हॉल बनाने का जो श्रेय जाता है वो हमारे मंडी के राजा भवानी सेन को जाता है। अच्छा, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो मंडी रियासत है, मंडी जिले का जो गठन है वो कैसे हुआ? तो मंडी जिले जब मंडी जब जिला बना था 15 अप्रैल 1948 को, तो दो रियासत है, एक मंडी रियासत, एक सुकेत रियासत। मंडी रियासत और सुकेत रियासत को तोड़कर क्या बनाया गया? आपका मंडी जिला बनाया गया। ये बात आपको डिटेल से, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। मंडी रियासत की स्थापना की है बाहुस सेन ने, और सुकेत रियासत की जो स्थापना है वो किसने करी है? तो सुकेत रियासत की जो स्थापना है वो 765 ईस्वी में किसने करी? तो 765 ईस्वी में की आपके वीर सेन ने। ये तमाम बातें तमाम चीज़ों के साथ आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? देखिए, नाको की बात करें तो नाको झील हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 3662 मीटर है। नाको झील के अलावा किन्नौर में ही आपका सोरंग झील है। तो नाको झील भी किन्नौर में है, आपकी सोरंग झील भी किन्नौर में है। ये दोनों ही ज़िले आपको डिटेल से, ये दोनों ही ज़िले आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, मेरी कोई भी वीडियो पसंद आती है, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुल महाराज या जय माँ मंगयाणी तमाम साथी लिखते रहिए। बहुत मज़ा आता है भाई अगर आप इतने सब कमेंट लिखते हैं। अच्छा, लाहौल स्पीति में कौन कौन सी झीलें हैं? तो लाहौल स्पीति में फेमस झीलें हैं, एक है चंद्रताल झील। ये चंद्रताल झील वो झील है जिसको आपके जो चीनी यात्री हुएनसांग, क्या नाम था आपका? चीनी यात्री थे हुएनसांग। अब हुएनसांग ने क्या किया था? तो चीनी यात्री जो हुएनसांग है, इस झील को इन्होंने कहा था लोहित्य सरोवर। तो चीनी यात्री जो आपके चीनी यात्री थे हुएनसांग, उसे जो है वो लोहित्य सरोवर कहा था चंद्रताल झील को। चंद्रताल झील की जो ऊंचाई है वो 4270 मीटर के आसपास है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और इस झील से जो है वो चंद्रा नदी का उद्गम होता है, ये बात आपको इंपॉर्टेंट तरीके से। और ये चंद्रताल झील रामसर साइड भी है। उसी प्रकार आपका सूरजताल झील जिसकी ऊंचाई 48-43 मीटर है, वो 48-83 मीटर है, ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में है। और यहाँ से जो निकलती है आपका जो सूरजताल झील से जो है वो भागा नदी निकलती है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। सूरजताल झील आपके हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रा बारालच्छे दर्रे के पास आपका जो समीप है। उसी प्रकार आपको याद रखना है दीपक ताल झील आपका, जिसको सूरजताल झील का छोटा भाई माना जाता है, ये कहाँ पर है? ये आपका लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा यूनामसो झील आपका 4680 मीटर 4680 मीटर की ऊंचाई पे है यूनामसो झील, लाहौल स्पीति में है। नीलकंठ झील ये भी लाहौल स्पीति में है। आपका जो है वो धनकर झील है, धनकर झील जो है वो भी कहाँ पर है? धनकर झील भी स्पीति में है, और सिसु झील भी स्पीति में है। तो तमाम झीलें एक बार दोबारा बता देता हूँ लाहौल स्पीति की। चंद्रताल, सूरजताल सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, दीपकताल, यूनामसो, नीलकंठ झील, आपका धनकर झील, आपकी सिसु झील, ये तमाम झीलें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। शिमला की बात कर लेते हैं। शिमला में आपकी चंद्रनाहन झील है, जिस झील को 7 सरोवरों का समूह, तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिमाचल के किस झील को 7 सरोवरों का समूह कहा जाता है? तो वो आपकी कौन सी झील है? तो मेरे भाई आपको डिटेल से याद रखना है, तो वो झील है आपकी चंद्रनाहन झील। उसी प्रकार आपको डिटेल से याद रखना है तानू जुब्बड़ झील। तो तानू जुब्बड़ झील आपकी नारकंडा के आसपास है, ये भी शिमला ज़िले में है, आपकी कई बार पूछी गई है। गढ़कुफर भी आपके शिमला में है। गढ़कुफर के अलावा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील, ये भी आपके शिमला में है। उसी प्रकार आपकी बराडोंसर झील, ये भी आपके शिमला में है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक से पहले हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक की लास्ट में बात करेंगे। तो कृत्रिम झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल लेक है वो आपकी गोविंद सागर झील है। अच्छा, गोविंद सागर झील एक बांध भी है। गोविंद सागर झील पे जो है हमारा एक बांध भी बना है जिसका नाम है भाखड़ा बांध, जो कि 226 मीटर की ऊंचाई पर है। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गोविंद सागर झील है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि ऐसी झील है जो कि बिलासपुर ज़िले के सतलुज नदी पर ये बनी है। भाई, झील की जो लंबाई है वो आपके 88 किलोमीटर है, ये बात आपको
को बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और इस झील का जो क्षेत्रफल है वो 169 स्क्वायर किलोमीटर है। ये बात भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा साथियों, एक क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झील आपकी रेणुका झील है। और रेणुका जो झील है वो आपकी सबसे बड़ी नेचुरल होने के साथ साथ ऐसी झील है जिसकी लंबाई मात्र और मात्र 2.5 किलोमीटर है। अच्छा, रेणुका झील की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। इसकी आकृति जो है वो सोई हुई स्त्री की तरह है। ये बात भी आपको इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों, जो रेणुका माँ है वो भगवान परशुराम जी की माता है। और भगवान परशुराम जी कौन है? तो वो विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। और रेणुका माता ने जो है वो रेणुका माता को अपने पुत्र के हाथों परशुराम भगवान के हाथों ही बलिदान होना पड़ा था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और भगवान परशुराम ने किसकी आज्ञा करी थी? तो उनके पिता जामलू देवता ऋषि जमदग्नि। तो ये जो जिनकी पूजा मलाना में की जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव।